जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम 12 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100% रियल क्वेश्चन को शामिल किया है। आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के अगर हम लोग शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 से 30 प्रश्न आप आसानी के साथ में कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई किया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2018 में जो रिपोर्ट आई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसमें सबसे ज़्यादा जिन देशों ने एफडीआई को प्राप्त किया था उसमें हमारे देश का स्थान क्या था। तो 2018 के अनुसार 2019 में रिपोर्ट आई थी और इसमें हमारे देश का स्थान था 10वां। किस स्थान पे था? हमारा देश इसमें रहा था 10वें स्थान पे। नंबर 1 पे कौन था? तो यूएसए रहा था नंबर 1 पर और चाइना रहा था नंबर 2 पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एफडीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो इसका पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुल भारत को मिला कितना था? तो 42 बिलियन डॉलर, यहाँ पर भारत को मिलियन नहीं है, बिलियन डॉलर एफडीआई की प्राप्ति भारत को हुई थी। इससे पहले एनटीपीसी में 2 से 3 बार ये भी पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई हमको किस देश से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई हमको मिलता है और दूसरे नंबर पर मॉरिशस से मिलता था, लेकिन अब मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है अमेरिका ने। तो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा एफडीआई हमको अमेरिका से मिलता है। एक प्रश्न पूछा गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे, अरविंद कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके हैं सुखबीर सिंह संधू। तो दोनों की एक साथ नियुक्ति हुई थी, इसीलिए इनके बारे में आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कल मैंने आपसे पोल में पूछा था टेलीग्राम के ऊपर कि क्या जो स्टैटिक जीके का कोर्स वह फ्री हो या फिर पेड हो। तो आप में से अधिकांश लोगों ने कहा था कि वह फ्री होना चाहिए। तो कल से आपके जो स्टैटिक जीके का कोर्स है, चाहे हम CBT2 एग्जाम की बात करें या फिर हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम की बात करते हैं, उसकी शुरुआत हो रही है और इसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQ सभी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारे कोर्स हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर ना केवल हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, MCQ डिस्कस करेंगे, बल्कि वीडियो के साथ ही आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप CBT2 एग्जाम या फिर ग्रुप डी के लिए अपने स्टैटिक जीके को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो इस क्लास में ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अनअकैडमी के ऊपर अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो आपको यूज करना है कोड KV10। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड KV10 आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मृच्छकटिकम नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो सुद्रक महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। और आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछ ये लिया जाता है कि ये जो पार्टिकुलर पुस्तक है वह किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम नाम की जो पुस्तक है सुद्रक ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, यानी कि किस राज्य में खारे पानी के सबसे ज़्यादा मगरमच्छ मिलते हैं। तो वैसे अगर हम लोग बात करते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, तो ये आपको मिल जाएंगे उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ समय पहले हमारे देश का जो सबसे बड़ा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल था वह भी खोजा गया था उड़ीसा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में कहाँ पर? तो जो आपके मैंग्रोव क्षेत्र हैं, चाहे हम भितरकनिका की बात करते हैं या फिर जो तट के किनारे लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको ये खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी आपको खारे पानी के मगरमच्छ मिलेंगे। एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि जो हमारे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल से बड़े होते हैं। किससे? फ्रेश वाटर से ये बड़े होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो पद्म पुरस्कार वितरित किए गए थे इसमें किस सीएम को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार पूछा गया। अब इसके कई सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से
अपने जवाब भेज दें। किसी ने 2021 कहा, किसी ने 2020 कहा, किसी ने 19 कहा, किसी ने कुछ कहा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पूछा गया था कि 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे उसमें से किस सीएम को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो आपको मैंने पद्म पुरस्कार वाले वीडियो में बताया भी था कि दो हमारे सीएम थे जिनको मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। एक तो हमारे असम वाले थे जिनका नाम था तरुण गोगोई साहब, और दूसरे हमारे थे केशु भाई पटेल जो कि थे गुजरात के। तो तरुण गोगोई शायद ऑप्शन में दिया था, तो ऑप्शन यहाँ पर तरुण गोगोई होगा करेक्ट। अगर आपसे ये पूछा गया हो कि 2020 में जो आपका पद्म विभूषण पुरस्कार है वह किस पूर्व सीएम को मिला था, तो ध्यान रखिएगा सुषमा स्वराज जी को ये मिला था। किसको? सुषमा स्वराज जी को ये मिला था। तो ये हमारी न केवल विदेश मंत्री रही थी, इसके अलावा दिल्ली की ये पूर्व सीएम भी रही थी। तो 2020 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। देखिए थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कावेरी नदी। कौन सा था? कावेरी नदी। तो गोदावरी की बात करें, महानदी की बात करें, हमारी गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कावेरी, कृष्णा, महानंदा, ये जो सारी नदियां हैं वह आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेंगी, यानी कि यहीं पर जाकर के ये अपना जल गिराती हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन रहा होगा, संभवतः कावेरी ऑप्शन में था, तो यह हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 370 यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए जिस अनुच्छेद के द्वारा विशेष प्रावधान किया गया था इसका मसौदा किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर जी भी थे, इसके अलावा कुछ अन्य ऑप्शन भी दिए गए थे, लेकिन याद रखिएगा ये मसौदा तैयार किया था एन गोपाला स्वामी अयंगर। किसने? एन गोपाला स्वामी अयंगर। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि 1937 से लेकर के 43 तक ये जम्मू कश्मीर के पीएम भी रहे थे। इनका स्टेटस नेहरू जी के सामने बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि नेहरू जी के सानिध्य में इनका जो स्टेटस था वह बहुत ज़्यादा था। इनको बिना प्रभार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा एक प्रकार से दिया गया था और बहुत ही करीब थे ये नेहरू जी के। तो इन्हीं के द्वारा जो मसौदा है अनुच्छेद 370 का वह तैयार किया गया था। तो नाम याद रखेंगे, संविधान सभा में जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्य भी रहे थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगल बादशाह अकबर का जो राज्याभिषेक है वह कहाँ पर हुआ था। अब इसका उत्तर कई लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हो सकता है आगरा में हुआ हो, दिल्ली में हुआ हो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इनका जो राज्याभिषेक है वह आपके पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में जो गुरदासपुर है वहीं पर आपको मिलेगा कन्नौर। तो वहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। होता क्या है कि जो इनके पिता थे, क्या नाम था उनके पिता का, उनकी हो जाती है डेथ। शेर शाह सूरी के बाद इनके हुमायूं की हो जाती है डेथ। तो बैरम खां जो कि संरक्षक होते हैं अकबर के, इनके द्वारा 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन 1556 में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया जाता है पंजाब के कन्नौर में। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब का जो गुरदासपुर है वहीं पर आपको मिलेगा कन्नौर, और यहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। बहुत ही लल्लू सा प्रश्न था। तो यूनेस्को की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा नाम है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको फ्रांस के पेरिस में मिलेगा, और अध्यक्ष इसकी है आद्रे एजोले जो कि है फ्रांस की। हमारे यहाँ पर टोटल यूनेस्को साइट्स की संख्या कितनी है, तो ये आपकी है 38। इनमें से कौन सा एक पूरा या फिर ताम्र पाषाण काल से, तो इस प्रकार का कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए इसका उत्तर मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आपने जो भी, आप में से जिसने भी एग्जाम दिया हो वह नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। उसके अकॉर्डिंग मैं PDF में उसे अपडेट कर दूंगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसरो के द्वारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई। तो इसकी जो न्यू है वह 2019 में रखी गई थी, और स्थापना इसकी हुई है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में भी आपने सुना होगा, तो वही आपका है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सिस्टम सेंटर। यानी कि इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो हमारा स्पेस है, जहां पर बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उनके बारे में जागरूकता यहां पर बढ़ाई जाए। तो उसी के लिए इसकी स्थापना की गई है। एक प्रश्न और पूछा था कि सिंधु सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, यह आपको किस नदी के किनारे मिलेगा। तो हड़प्पा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा रावी नदी के किनारे। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे जो हड़प्पा है ये आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिलेगा। कहाँ पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो चाहे हम हड़प्पा की बात करें या फिर मोहनजोदड़ो की बात करें, ये दोनों स्थल आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो 1981 में जो दयाराम साहनी है
इनके द्वारा इसका इक्वेशन करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो हमारा मोहनजोदाड़ो है, जिसे हम लोग मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं, इसका इक्वेशन किसने करवाया था और कब हुआ था? तो राखाल दास बनर्जी ने करवाया था 1922 में। किस नदी के किनारे है ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न शायद पूछा गया था कि भारत का तीसरा पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न संभवतः नहीं पूछा गया होगा, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। तो तीसरे पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कलपक्कम में स्थापित किया गया था, जो कि है तमिलनाडु में 1984 में। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, 1969 में स्थापित हुआ था। दूसरा कौन सा है, तो रावत भाटा है, जो कि राजस्थान में है, ये 1973 में स्थापित किया गया था। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे लेटेस्ट कौन है, तो सबसे लेटेस्ट है कुडमकुनल, जो कि आपके तमिलनाडु में है, और ये भारत का सबसे शक्तिशाली पावर प्लांट भी है। एक प्रश्न पूछा गया तपेदिक, जिसे हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, यह रोग किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। बैक्टीरिया की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम होता है, और इससे जो हमारे लंग्स हैं यानी कि फेफड़े हैं वह प्रभावित होते हैं। और भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम अपने यहाँ से इसको समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि बेकिंग सोडा में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है, इसका फार्मूला NaHCO3, यानी कि कह सकते हैं आप सोडियम इसमें हो गया, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और फिर आपका है ऑक्सीजन। तो इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और ये सारे एलिमेंट आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे पृथ्वी का अपर लेयर होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट इसे हम लोग कहते हैं, पृथ्वी की अपर लेयर को। इसे लिथोस्फेयर भी कहा जाता है, यानी कि इसे हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पृथ्वी के बीच का रीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं मेंटल, जो कि आपका द्रव भाग है, यानी कि जो मैग्मा और लावा ये वगैरह होते हैं ये आपको मेंटल में मिलते हैं। और सबसे बीच में जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है इसे हम लोग कहते हैं कोर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, मेंटल, और उसके बाद में होता है कोर। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था इसमें कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने पूरा विश्व कप देखा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था युवराज सिंह। वहाँ पर ऑप्शन में एक युवराज सिंह दिया गया था, तो युवराज सिंह 2019 के विश्व कप में शामिल नहीं थे। अच्छा, हुआ कहाँ पर था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ये तो पूछा ही जा चुका है। इसके अलावा फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद होगा। इंग्लैंड ने यहाँ पर मुकाबला जीता था, पहली बार इन्होंने जीता था। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो बेन स्टोक्स रहे थे। और मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर कौन रहे थे? तो मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर रहे थे केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान थे। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे रोहित शर्मा ने भारत के, उन्हें गोल्डन बैट मिला था। सबसे ज़्यादा विकेट लिया था मिशेल स्टार्क ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उन्हें मिला था गोल्डन बॉल। तो ये सारी चीज़ें कई बार ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछी जा चुकी हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डेनिस रिची प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक हैं। एक प्रश्न पूछा था रेखीय गति से, यानी कि एक न्यूमेरिकल पूछ दिया गया था फिजिक्स से। तो रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन से संबंधित यह न्यूमेरिकल था। अब मुझे न्यूमेरिकल नहीं मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक न्यूमेरिकल भी आज पूछा गया था। एक प्रश्न था कि इनमें से कौन डेटा को स्टोर नहीं करता है। कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न था। तो प्रश्न एग्जैक्ट क्या था, ऑप्शन क्या था, उसके अनुसार आप इसे टिक करेंगे। एक प्रश्न ये पूछा गया कि 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था। पर्यावरण दिवस एनटीपीसी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। लगभग 10 से 12 बार ऑलरेडी इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो 2018 की अगर हम बात करते हैं तो इसका विषय था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 का विषय था। मनाया कब जाता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि पहली बार कब मनाया गया था। तो 1974 में 5 जून को पहली बार ये मनाया गया था। 2019 में विषय क्या था? तो बीट एयर पॉल्यूशन विषय था। 2020 में क्या था? तो टाइम फॉर नेचर 2020 में विषय था। और ये भी पूछा जा चुका है कि 2020 में मेजबान देश कौन था? तो कोलंबिया था होस्ट नेशन। कौन था? कोलंबिया 2020 का मेजबान देश था। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो इरेटोस्थनीज के द्वारा सबसे पहले इस शब्द को दिया गया था, और इसीलिए
इनको ज्योग्राफी का जनक भी कहा जाता है, यानी कि भूगोल के फादर के रूप में ये जाने जाते हैं। इससे पहले अभी पूछा गया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इसी प्रकार से जंतु विज्ञान की बात करें तो अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। इतिहास की बात करें तो हेरोडोटस हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र की बात करें तो एडम स्मिथ हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन सभी की, तो ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये पूछा गया कि किस संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पर जो मंत्री होते हैं उनकी संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% निर्धारित कर दी गई। यानी कि अगर कुल मिलाकर के यहाँ पर 150 मेंबर हैं किसी भी सदन में, तो मात्र 23 व्यक्ति ही यहाँ पर क्या हो सकते हैं, वे मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2006 में हुआ था, इसके द्वारा इस प्रावधान को शामिल किया गया कि जो भी मंत्री होंगे उनकी संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सारे प्रश्न थे जो मुझको मिले थे। इसके अलावा जो प्रश्न आपको पता है वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो जब इसका PDF मैं आपको दूंगा तो उसमें उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड कर दूंगा। बाकी अगर इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था तो वह भी आप बता सकते हैं। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आपको रेलवे एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर इनरोल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।